बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ गुलाम रसूल, रोल नंबर 61, ग्रुप 2। टुडे माई टॉपिक इज़ प्रोटीन। प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ही अहमियत है ह्यूमन बॉडी में, हर चीज़ में। एक ह्यूमन सेल में तकरीबन 9000 काइंड की प्रोटीन होती हैं और पूरी ह्यूमन बॉडी में 1 लाख किस्म की प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन टिश्यू बनाने में हमें एनर्जी देती हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोटीन, जैसे जैसे वाटर हमारी बॉडी में अहम है, इसी तरह हर सेल में 15% प्रोटीन है। और बाकी जैसे वाटर 70% हमारी बॉडी में होता है, इसी तरह हर सेल में 15% प्रोटीन है। प्रोटीन में बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स etc। और नाइट्रोजन में प्रोटीन 15.4% होती है। इसी तरह और भी हैं, हीमोग्लोबिन जैसे है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ऑफ अ ब्लड है, जिसमें भी आयंस होते हैं। और प्रोटीन एक नेचुरली अकरिंग है, ये अनब्रांच पॉलीमर हैं, जिसमें मोनोमर्स, जिसमें अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड एक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का। अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसने कहा अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो ग्रुप का जो लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप है और राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे मिलकर बनता है। और जो दरमियान में सी है, ये अल्फ़ा कार्बन एटम है। और जो है साइड चेन है। इसी तरह जो मोर देन 700 डिफरेंट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड आर नोन, बट सबसे अभी तक जो है 700 अमाइनो एसिड हैं, लेकिन 20 जो हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं। उसको हम कहते हैं 20 अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। इसी तरह अमाइनो एसिड्स की भी टाइप हैं, जैसे नॉन पोलर अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड, पोलर एसिडिक अमाइनो एसिड, पोलर बेसिक अमाइनो एसिड। नॉन पोलर अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अ नॉन पोलर साइड चेन। इसकी एग्जांपल नीचे दी गई है। इसी तरह एक पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें अमाइनो एसिड एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक और एक साइड चेन, लेकिन वो ना पोलर होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल होती है। एक पोलर एसिडिक अमाइनो एसिड होता है, वो अमाइनो एसिड जिसमें एक अमाइनो ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन जो सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, उसमें ना साइड चेन लगी होती है। ये है पोलर एसिडिक अमाइनो एसिड। और पोलर बेसिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होता है जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड अमाइनो ग्रुप पे वो साइड चेन लगी होती है। इसी तरह नीचे इसकी एग्जांपल दी गई हैं। नॉन पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड की ये एग्जांपल्स हैं। ग्लिसरीन, इसमें ये वाला अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ऊपर वाली साइड चेन लगी हुई है। इस तरह CH3, इसमें साइड चेन लगी हुई है। CH3 CH2 CH3, इसमें साइड चेन है वेलाइन में। ये वाली सारी उसकी एग्जांपल हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड की। पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड की सिराइन है, इसमें OH लगा हुआ है पहले में। इसमें आगे इसकी 6 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पोलर एसिडिक अमाइनो पोलर बेसिक अमाइनो एसिड राइट साइड में, इसमें भी साइड चेन लगी हुई है। इसी तरह आगे the name of standard amino acids are often letter code। इसमें का स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के 3 लेटर कोड्स होते हैं, except in 4 cases these are derivation of the first 3 letters of the amino acid name।
उसमें फिर आगे इसी तरह डिटेल बताइए ऑल ऑफ द सेंट अमाइनो एसिड 20.1 उसमें का जो टेबल में दिए हुए हैं अमाइनो एसिड जितने भी हैं टाइप के ये सारे नेसेसिटी हैं ह्यूमन बॉडी के लिए एडिकेट अबाउट उसमें का 11 से लेकर 20 अमाइनो एसिड सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं लिपिड से इन द बॉडी हमारे जिस्म में इसका सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो अवेलेबल इसमें का नाइट्रोजन का सोर्स अवेलेबल है 11 से 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बनते हैं द अमाइनो एसिड ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं मोस्ट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन जो कि डाइटरी प्रोटीन से हासिल किए जाते हैं थैंक्स टू ऑल माय फेलोज Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tariq Afzal from section VS Community 4 है. My topic for the presentation is essential amino acid. Essential amino acid वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती. And essential amino acid is a standard amino acid needed for protein synthesis that must be obtained from dietary source because the human body cannot synthesize it in adequate amount from other substance. There are 9 essential amino acids for adults and 10th one is needed for growth in children. The human body can synthesize small amount of essential amino acids but not enough to meet its need, especially in case of growing children. Complete dietary protein. Complete dietary protein is a protein that contains all of the essential amino acids in the same relative amount in which the body needs them. A complete dietary protein may or may not contain all of the essential amino acids. Incomplete dietary protein. Incomplete dietary protein is a protein that does not contain an adequate amount to relatively body needs. One or more of the essential amino acid associated with the term incomplete dietary protein is the term limiting amino acid. Limiting amino acid is an essential amino acid that is missing or present in adequate amount in an incomplete dietary protein. Protein from animal sources is usually a complete dietary protein. Protein from plant sources tend to be incomplete dietary protein. Complementary dietary protein. Complementary dietary protein are two or more incomplete dietary protein that when combined provide an adequate amount of all essential amino acids relative to the body needs. A mix of plant protein generally provide high quality protein. Rice by itself is an incomplete dietary protein as is bean. Chirality and amino acid. Four different groups are attached to alpha carbon atom in all of the standard amino acid except glycine where R group is a hydrogen atom. This means that the structure standard amino acid possess a chiral center at this location, so in a Schumann form, left and right handed forms. The amino acid found in nature and protein are allosomers. Thus, in case of with monosaccharide, nature favor one mirror image over the other. Interestingly, for amino acid, allosomers is preferred, whereas for monosaccharide, diisomers is preferred. Rules for drawing fishery projection formula. The carbohydroxyl group is put at the top of the projection formula, R group at the bottom. This position the carbon chain vertically. The NH2 group in horizontal position, positioning it on the left denotes L-isomer, positioning on the right denotes D-isomer. Fishery projection for both enantiomers of the amino acid alanine and serine are. Acid-base properties of amino acid. In pure form, amino acids are white crystalline solid with relative high decomposition point. Most amino acids decompose before they melt. Also, most amino acids are not very soluble in water because of strong intermolecular forces with their crystal structure. Such properties are those often exhibited by compounds in which charged species are present. Studies of amino acids confirm that they are charged species both in solid state and in solution. Both an acidic and basic are present on the base carbon in an amino acid. In neutral solution, carboxyl group have the tendency to lose protein, producing charged species. In neutral solution, amino group have tendency to accept proton, producing positively charged species. Consistent with the behavior of these groups in neutral solution, carbohydroxyl group of an amino acid donate the proton to the NH2 of the same amino acid. We can characterize the behavior as internal acid-base reaction. The net result is that neutral solution amino acid molecule have the structure. Such molecule is known as zwitterine, for the German term meaning double ion. A zwitterine is a molecule that is positively charged on one atom and negatively charged on another atom, but which has no net charge. No net charge of zwitterine is zero, even though part of the molecule carry charge. In solution and also in solid state, amino acid exists as zwitterine.
Deuterium structure change when the pH of the solution containing an amino acid is changed for neutral, either acidic low pH by adding an acid such as HCl or basic adding base such as NaOH. In acidic solutions, deuterium accept a proton to form positively charged. In basic solution, NH3 deuterium loses a proton and a negative charge species is formed. Isoelectric point. Isoelectric point is the point along the pH scale where the molecule exists in neutral charge, neither positive nor negative. An important pH value relatively to the virus forms an amino acid can have solution is the pH at which it exists primarily in deuterium, that is, its neutral form no net charge. This pH value is known as the isoelectric point for the amino acid. An isoelectric point is the pH at which the amino acid exists primarily in its deuterium form. At the isoelectric point, almost all amino acid molecules in a solution, more than 99%, are present in their deuterium form. Every amino acid has a different isoelectric point. L isomers is preferred, whereas for monosaccharide D isomers is preferred. Rules for drawing Fischer projection formula. The carbohydroxyl group is put at the top of the projection formula, R group at the bottom. This position the carbon chain vertically. The NH2 group in horizontal positioning it on the left denotes L isomer, positioning on the right denotes D isomer. Fischer projection for both isomers of the amino acid alanine and serine are. Acid-base properties of amino acid. In pure form, amino acids are white crystalline solid with relative high decomposition point. Most amino acids decompose before they melt. Also, most amino acids are not very soluble in water because of strong intermolecular forces with their crystal structure. Such properties are those often exhibited by compounds in which charged species are present. Studies of amino acids confirm that they are charged species both in solid state and in solution. Both an acidic and basic are present on the base carbon in an amino acid. In neutral solution, carboxyl group have the tendency to lose protein, producing species. In neutral solution, amino group have tendency to accept proton, producing positively charged species. Consistent with the behavior of these groups in neutral solution, carbohydroxyl group of an amino acid donate the proton to the NH2 of the same amino acid. We can characterize the behavior as internal acid-base reaction. The net result is that neutral solution amino acid molecule have the structure. Such molecule is known as deuterium, for the German term meaning double ion. A deuterium is a molecule that is positively charged on one atom and negatively charged on another atom, but which has no net charge. No net charge of deuterium is zero, even though part of the molecule carry charge. In solution and also in solid state, amino acid exists as deuterium. Deuterium structure change when the pH of the solution containing an amino acid is changed for neutral, either acidic low pH by adding an acid such as HCl or basic adding base such as NaOH. In acidic solutions, deuterium accept a proton to form positively charged. In basic solution, NH3 deuterium loses a proton and a negative charge species is formed. Isoelectric point. Isoelectric point is the point along the pH scale where the molecule exists in neutral charge, neither positive nor negative. An important pH value relatively to the virus forms an amino acid can have solution is the pH at which it exists primarily in deuterium, that is, its neutral form no net charge. This pH value is known as the isoelectric point for the amino acid. An isoelectric point is the pH at which the amino acid exists primarily in its deuterium form. At the isoelectric point, almost all amino acid molecules in a solution, more than 99%, are present in their deuterium form. Every amino acid has a different isoelectric point. My name is Muhammad Bakas and my registration number is CHEM 1811106 and I am from the BS Chemistry 4A. अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरा टॉपिक है आज वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उसको बोलते हैं कि ऐसी पीएच वैल्यू जिस पर अमाइनो एसिड ज्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर
99% जो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और हर अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर अमाइनो एसिड्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर चार्जेस डिफरेंट होंगे तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो भी डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो डिपेंड करते हैं ज्विटर आयन पे। अगर चार्जेस डिफरेंट है तो ज्विटर आयन डिफरेंट है, अगर ज्विटर आयन डिफरेंट होगा तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी डिफरेंट होगा। 20 में से 15 जो अमाइनो एसिड्स हैं नॉन पोलर हों चाहे वो पोलर हों, और उनकी जो साइड चेन है वो न्यूट्रल हो, वो लाई करते हैं, उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 4.8 से 6.3 इनके दरमियान में है 20 में से 15 अमाइनो एसिड्स का। और बाकी बचते हैं 5 अमाइनो एसिड्स। उन 5 अमाइनो एसिड्स में जो 3 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनके जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो हायर है, कहाँ किससे? 6.3 से। और जो 2 बचते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो लोअर है 4.8 से। आगे है साइचिन, अ यूनिक अमाइनो एसिड। अभी ये यूनिक अमाइनो एसिड इसलिए है क्योंकि इसका जो एक चेन के अंदर एक एंड होता है वहाँ पे सल्फोहाइड्राइल ग्रुप अटैच होता है, और सल्फोहाइड्राइल ग्रुप जो है अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है यानी कि अगर इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिल जाए तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी डाइमर्स क्या है कि डाइमर्स का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे सब यूनिट से मिलकर बना हो। अभी इस तरह साइसिन और साइटिन मिलकर आपस में लिंक कर जाए डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, तो ये क्या बन जाएगा? ये डाइमर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और अगर यही साइटिन मॉलिक्यूल को अगर रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड किया जाए तो ये दोबारा रीजनरेट करके अपने 2 साइटिन मॉलिक्यूल बना देंगे। और सारा कुछ जो है इसके अंदर ये इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फोहाइड्राइल ग्रुप की वजह से है। आगे है पेप्टाइड। पेप्टाइड होती है एक चेन होती है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में लिंक करते हैं। पेप्टाइड जो होती है वो अनब्रांच चेन होती है। ठीक है, और इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड के किस चेन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं। अगर किसी चेन के अंदर 2 अमाइनो एसिड है तो वो होगी डाइपेप्टाइड, अगर 3 है तो वो ट्राइपेप्टाइड, और अगर उसके अंदर अमाइनो एसिड है 10 से लेके 20 तक इन दोनों के दरमियान है तो वो होगी ओलिगोपेप्टाइड, और अगर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मतलब 20 से भी ज़्यादा है तो वो हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड। आगे नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की नेचर क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड बनती क्या है? इसमें 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो होती है उसकी नेचर है वो कोवलेंटली होती है, मीन्स दैट कि पार्शली कोवलेंट होती है, डबल बॉन्ड होती है लेकिन पार्शली डबल बॉन्ड होती है। और वो बनती कैसे है कि जब देखें 2 अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करेंगे, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। अभी जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है उधर से H या एक प्रोटॉन रिलीज होगा और वो दूसरे अमाइनो ग्रुप पे जाएगा, वो उसको गेन कर लेगा और वहाँ से क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और CN के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम अमाइड बॉन्ड कहते हैं। मीन्स दैट कि 2 अमाइनो एसिड ने इंट्रैक्शन किया आपस में, उनके कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ने, और उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। आगे अमाइनो एसिड जो है इसके 2 टर्मिनल होते हैं कोई भी अमाइनो एसिड, एक होता है N टर्मिनल और एक होता है C टर्मिनल। द एंड विद द फ्री NH3 पॉजिटिव ग्रुप मीन्स दैट के जिसके ऊपर अमाइनो आइन आ गया, NH3 पॉजिटिव आइन आ गया, वो है N टर्मिनल। मतलब क्या है कि उस साइड पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, इस वजह से उसको हम N टर्मिनल बोलते हैं। और जो जहाँ पे आ गया C+O नेगेटिव आइन आ गया वो है C टर्मिनल, क्योंकि वहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस वजह से उसको C टर्मिनल बोलते हैं। और इनका जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो N to C होगा। मतलब क्या है कि अगर कोई नया अमाइनो एसिड आना है तो वो C साइड पे आके जुड़ेगा, C साइड पे आके अटैच होगा, N साइड पे अटैच नहीं होगा। और अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या है कि वो अमाइनो एसिड का ऐसा पोर्शन, वो पोर्शन
कि जो बच जाता है वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के बाद, मतलब दो अमाइनो एसिड ने आपस में इंटरेक्ट किया है, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और जो पोर्शन बच गया है उसको हम बोलेंगे अमाइनो एसिड रेजिड्यू। आगे पेप्टाइड नोमेनक्लेचर, किसको अगर कोई अमाइनो एसिड है तो उसको नाम कैसे देंगे। अभी जो सी टर्मिनल है अमाइनो एसिड का, उसके एंड में जो भी अमाइनो एसिड आएगा उसका फुल नेम लिखेंगे हम, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इससे पहले जितने भी अमाइनो एसिड है, मतलब सी टर्मिनल का जो एंड वाला अमाइनो एसिड है, उससे पीछे उस चेन के उससे पीछे चेन में जितने भी अमाइनो एसिड है, उनमें जहाँ जहाँ INE या IC मतलब उनके नेम पे एंड हो रहा है, तो हम वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वायल। जिस तरह हम हाइड्रोकार्बन में करते थे कि कोई भी अल्केन था तो उसका ANE हटा के वहाँ पे वायल लगाते, अल्काइल ग्रुप बन जाता था। बिल्कुल इसी तरह इधर करेंगे कि INE और IC हटा कर हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पे वायल अटैच कर देंगे। सिवाय इन अमाइनो एसिड के, इन अमाइनो एसिड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ट्राफेट्रॉन, सिस्टाइन, ग्लूटामाइन और एस्पार्टिक, दैट्स ऑल। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hassan and my registration number is 032. So my topic is isomeric peptides. Isomeric peptides are basically same amino acid से बने होते हैं, but इनके अरेंजमेंट डिफरेंस होती हैं with different properties भी इनकी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एलानिन एंड ये एक डाईपेप्टाइड बना है एलानिन और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से बन के। तो आप देख सकते हैं कि बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट डिफरेंस इज़ के फर्स्ट पेप्टाइड्स में जो एलानिन है वो एन टर्मिनल पे है और सेकंड मॉलिक्यूल में इट इज़ सी टर्मिनल रेसिड्यू। तो these two isomers have different chemical and physical properties. The number of isomer peptides possible increase rapidly as the length of peptide chain increases. कहने का मतलब यह है कि आइसोमर्स पर पेप्टाइड्स इंक्रीज़ करते जाएंगे जितनी की चेन लंबी होगी। तो फॉर पेंटापेप्टाइड्स containing 5 different amino acids, 120 isomers are possible. So next are biochemical important small peptides. स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन इनमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। द टू बेस्ट नॉन पेप्टाइड हार्मोन्स बोथ आर प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से ये प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ईच हार्मोन इज नॉन पेप्टाइड 9 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विद 6 रेसिड्यू इन द फॉर्म ऑफ लूप डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बने होते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू। स्ट्रक्चरली ये नॉन पेप्टाइड होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन पोजीशंस होते हैं 3 and 8 ऑफ द पेप्टाइड चेन। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सिर्फ इनकी अरेंजमेंट मतलब कि एक 3 पे प्रेजेंट है और सेकंड जो है वो 8 पे प्रेजेंट है। तो भाई ये डिफरेंस है इनका। ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस हैं। ऑक्सीटोसिन रेगुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड लैक्टेशन। वैसोप्रेसिन रेगुलेट्स द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर बाय किडनीज। आल्सो इफेक्ट्स ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर पे भी असरअंदाज होता है। अनदर नेम ऑफ वैसोप्रेसिन इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH। ये नाम किडनी में एक्सक्रीशन ऑफ वाटर की वजह से होता है। इसका नाम ये this name relates to as a function in the kidney which is to decrease urine output in the order to decrease water emission from body. Such action is necessary when the body becomes dehydrated. तो ये डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाता है। नेक्स्ट है स्मॉल पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर। Enkephalins are pentapeptide neurotransmitter produced by brain itself that bind a receptor site in the brain to reduce pain. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये एक्चुअली पेन किलर्स होते हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये
ये समझ रहे नेचुरली जो होते हैं पेन किलर्स होते हैं जो ब्रेन में ही प्रोड्यूस होते हैं। द टू बेस्ट नोन are met-enkephalins and leu-enkephalins, whose structure differ only in amino acids residue present at the C terminal of peptides। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेट एनकेफेलिन्स और ल्यू एनकेफेलिन्स में सिर्फ लास्ट में डिफरेंस है, बाकी बोथ आर सेम। तो आगे इसके बताए हुए हैं कि क्यों ज़रूरत है। द पेन reducing effects of enkephalin action play a role in the high reported by a long distance runners in the competitive athlete managing to finish the game despite being injured, and in the pain relieving effect of acupuncture। तो ये वही है कि ये शॉर्ट टर्म यानी कि इमीडिएट जो पेन होता है ये उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। द एक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर मॉर्फिन एंड कोडेन इज़ बेस्ड ऑन द बाइंडेड एट द रिसेप्टर साइट इन द ब्रेन एज नेचुरली अकिंग एनकेफेलिन्स। हाँ जी, तो मॉर्फिन एंड कोडीन ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। एनकेफेलिन पेन रिलीफ इज़ शॉर्ट टर्म, ये इमीडिएट होता है और शॉर्ट टर्म होता है। वेज मॉर्फिन कोडीन पेन लिंकेज रिलीफ लॉस मच लॉन्गर, ये जो होता है ये काफ़ी टाइम के लिए जो होता है पेन को रिलीव करता है। एंजाइम प्रेजेंट इन द बॉडी रेडली हैंडल एज अ पेप्टाइड लिंक इन एनकेफेलिन्स जी। और एनकेफेलिन्स में क्योंकि लिंकेज होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी में ब्रेन में, वो इनको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, इसलिए ये शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। मॉर्फिन और कोडीन्स में ये सच लिंकेज नहीं होती, तो ये तो एंजाइम्स इन पे इफेक्ट नहीं करते और ये हाइड्रोलाइज नहीं होते और ये इसलिए मच लॉन्गर टाइम के लिए रिलीफ होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड एंटीऑक्सीडेंट्स, द ट्राइपेप्टाइड glutathione is present in significant concentration in most cells, is of the considerable psychological importance as a regulator of oxidation reduction reaction। हाँ जी, तो ये ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ना सेल्स में, उनको कंट्रोल करके होते हैं। स्पेशली ग्लूटाथायोन फंक्शन एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टिंग सेलुलर कंटेंट, जो सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेलीज और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज peroxides and superoxides, highly reactive form of oxygen often generated within the cell in response to bacterial invasion। जब कोई बैक्टीरिया बॉडी में सेल में एंटर होता है और उसके जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन्स के दो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड्स जो बनते हैं जो कि डेंजरस होते हैं। The tripeptide structure of glutathione has an unusual feature. The amino acid glutathione, an acidic amino acid, is bonded to thiose through the side chain carbonyl rather than the alpha carbonyl chain। तो ये है जी स्ट्रक्चर। आगे हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स। General structural characteristics of proteins में proteins was defined simply as natural occurring unbranched polymers in which polymers units are amino acids। proteins naturally होती हैं, unbranched polymers होते हैं और ये small units होते हैं amino acids की form में। smaller amino acids combine to form a protein। A more specific protein definition is known order. A protein is a peptide in which at least 40 amino acids residues are per ये अब प्रोटीन की स्पेसिफिक डेफिनेशन ये है कि जिसमें मिनिमम 40 अमाइनो एसिड्स लिंकेज कर रहे हों। The defined line governing the use of term protein 40 amino acid residue is a arbitrary line। The term polypeptide and protein are often used interchangeably। A protein is related to long polypeptide and जी प्रोटीन जो होती है वो polypeptide bond से यानी लिंकेज बिटवीन अमाइनो एसिड इज पॉलीपेप्टाइड
जो प्रोटीन होती है ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। द की इज दैट द टर्म प्रोटीन इज रिजर्व फॉर पेप्टाइड्स विद द लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हाँ जी, वही बात कर रहा है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू कॉल ट्राईपेप्टाइड प्रोटीन। More than 10,000 amino acid residues are present in several proteins. 400 to 500 amino acid residues are common in protein. Small protein contain 40 to 100 amino acid residues. More than one peptide chain may present in a protein. डिफरेंट एक से ज़्यादा भी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज monomeric and multimeric. A monomeric protein is a protein in which only one peptide chain is present. मोनोमेरिक प्रोटीन का मतलब यह है कि ये मतलब कि वन टाइप के अमाइनो एसिड से मिलके भी बन सकती है और डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से भी मिलके बन सकती है। जो मोनोमेरिक प्रोटीन होती हैं वो ओनली वन पेप्टाइड चेन मतलब कि एक तरह की पेप्टाइड चेन और अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। लार्ज प्रोटीन दोज विद मैनी अमाइनो एसिड्स यूजुअली आर मल्टीमेरिक। मल्टीमेरिक प्रोटीन इज अ प्रोटीन इन विच मोर देन वन पेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट, जिसमें एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में इनकी क्लास प्रोस्थेटिक ग्रुप, स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड फंक्शन ऑफ एग्जाम्पल। हीमोप्रोटीन्स क्लास है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है हेमी यूनिट, स्पेसिफिक एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। फंक्शंस हैं कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑक्सीजन बिल्डर्स इन मसल्स। लाइपोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप है लिपिड्स, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, बोथ आर लिपिड कैरियर्स। नेक्स्ट क्लास है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिक एग्जाम्पल गामा ग्लोबुलिन, म्यूकिन, इंटरफेरिन। फंक्शन है एंटीबॉडी, लुब्रिकेंट इन म्यूकस सेक्रीशन, एंटीवायरल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास है फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फेट ग्रुप है जी। एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, एंजाइम इन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की फंक्शन है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, राइबोसोम्स, वायरसेस, सेल्फ रेप्लिकेटर, इन्फेक्शियस कॉम्प्लेक्स। मेटालोप्रोटीन्स, मेटालाइन्स, आयरन, फेरिटिन, जिंक, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, स्टोरेज complex of iron enzyme in alcoholic oxidation. हाँ जी, the protein subunit within the multimeric protein may all identical to each other or different kinds of subunits may be present. Proteins with up to 12 subunits are known. The small protein insulin, which function as a hormone in the human body, is a multimeric protein with two protein subunits. One subunit contains 21 amino acid residue and the other 30 amino acid residue. The structure of insulin is considered in more detail. जी, अब नेक्स्ट है सिंपल प्रोटीन। A simple protein is in which only amino acid residue are present. मतलब सिंपल प्रोटीन हुआ जिसमें एक तरह के अमाइनो एसिड मौजूद हों। More than one protein subunit may be present in a single protein, but all subunits contain only amino acids. एक से ज़्यादा subunits मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये सिंगल अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। द conjugated protein. अब next conjugated protein is a protein that has one or more known amino acids entities present in structure in addition to one or more peptide protein होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स के अलावा भी कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है और पेप्टाइड्स और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ नॉन अमाइनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज जो नॉन अमाइनो एसिड जो डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये जो होते हैं नॉन अमाइनो एसिड जो
प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रेजेंट हों तो इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। सो Bismillahirrahmanirrahim. My name is Talha Liaquat. I am from BS Chemistry 4A. My registration number is 035. My topic is primary structure of protein. What is primary structure of protein? ये वो ऑर्डर है जिसके तहत अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो डिफरेंट होता है, मतलब कि हर प्रोटीन में अपना अपना सीक्वेंस होगा। इंसुलिन फॉर एग्जांपल, हम इंसुलिन को लेते हैं। इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ना वो हद से ज़रा बढ़े ना वो कम हो, एक लिमिट में रहे। तो ये जो प्रोटीन है इसके अंदर फ्रेडरिक सैंगनर ने प्रोटीन पर काम किया, तो उसने बताया कि इसके अंदर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में 51 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरी जो हैं प्रोटीन्स, हम फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन ले लेते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर जो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर 153 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब कुछ प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो मुख्तलिफ स्पीशीज़ में भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन ले लें। इंसुलिन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है विद इन ह्यूमन्स वो सेम है विद इन काउज, दूसरे जानवर के साथ सेम है। उसके बाद इंसुलिन जो है उसका स्ट्रक्चर जो कि सेम है, तो फिर जो पेशेंट होता है उसको जो इंसुलिन की इंजेक्शंस लगाते हैं वो सप्लीमेंट्री इंसुलिन लेते हैं, मतलब उसे यूज़ करते हुए वो इंजेक्शंस लगाते हैं। अब आगे जो टॉपिक है वो है सब्सटीट्यूट्स फॉर ह्यूमन इंसुलिन, कि कौन से सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमको पता है कि इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके बाद ये इंसानी जिस्म में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, ये भी पता है। तो उसके बाद ये है कि सेल मेम्ब्रेन की मदद से, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंसुलिन ये फंक्शन परफॉर्म करती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रिसेप्टर की मदद से ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर होने में मदद देती है। उसके बाद ये है कि ये ग्लूकोज को स्टोर करती है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो फिर जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो फिर ये ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में और वो फिर एनर्जी के तौर पर उसे दे देती है। उसके बाद फ़र्ज़ करें इंसान के जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही या फिर बन रही है तो इस्तेमाल नहीं सही तरह हो रही, तो फिर वो शख्स को बीमारी हो जाएगी जिसको डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। अब उसके बाद फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो हैं वो इंसुलिन कहाँ से ली जाती है, वो स्लॉटर्ड एनिमल से, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जिनको पाला जाता है, मतलब कि उनको जब स्लॉटर किया जाता है, ज़िबा किया जाता है, तो उनके जो पैंक्रियाज हैं तो उनमें से इंसुलिन को लिया जाता है। तो अब चूंकि मॉडर्नाइजेशन हो गई है तो सब कुछ जदीद है, तो फिर इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको इंसुलिन को बनाया जा रहा है, बैक्टीरिया की मदद से बनाया जा रहा है। अब फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बनाने की वजह से इसकी जो पैटर्न है ना, जिस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इसके अंदर पाया जाता है वो वेरी डाइवर्स हो गया है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। तो उसका जो सीक्वेंस है 51 अमाइनो एसिड्स का वो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 1.55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ सीक्वेंस हैं एक इंसुलिन के 51 अमाइनो एसिड्स के। उसके बाद मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जुड़े होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। पेप्टाइड लिंकेज का पता है कि वो सिंपल प्लेनर होती है, मतलब कि एटम जो हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। तो फिर अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड हो जाता है, तो फिर वो आइसोमर्स मतलब पॉसिबल होते हैं बनने। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड की अरेंजमेंट आपको पता है कि जिगजैग होती है, क्योंकि वो कार्बन और नाइट्रोजन की जो लिंकेज है वो इस तरह की है कि देखने में वो जिगजैग मैनर शो करती है। तो इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड का जो है वो स्ट्रक्चर वो है वो जिगजैग शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेप्टाइड प्लेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ये शेप में। उसके बाद ये आपको दिखाया जा रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड उसकी दिखाई जा रही है, जिगजैग मैनर दिखाया जा रहा है। शुक्रिया। Assalamu alaikum. Myself Tayyib Mehran. I am here to explain the secondary structure of proteins. Once the primary structure of protein is formed, it begins to twist into regular patterns to make up secondary structure. It is a three-dimensional structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो रेगुलर ट्विस्टेड फॉर्म होती है उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स between amino hydrogen and the carbonyl oxygen atom in the peptide backbone.
स्कैंडी स्ट्रक्चर बनाने में जो रिस्पॉन्सिबल इंट्रैक्शंस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप इन पेप्टाइड लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हमारे पास वो इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। फिग 20.5 में हमें शो करवाया हुआ है कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उसके बाद हमारे स्कैंडी स्ट्रक्चर में कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, द अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड द बीटा प्लेटेड शीट। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक सिंगल प्रोटीन चेन होती है जो कि कोल्ड स्प्रिंग से रिजेंबलेंस रखती है। कोल्ड स्प्रिंग मतलब कि हेलिक्स टाइप होती है। Coil configuration of alpha helix is maintained by hydrogen bonding. Hydrogen bonds are between the amino group of hydrogen and the carbonyl group of the oxygen atom. अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, मतलब कि सेम ही चेन में पाई जाती है। और अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो ट्विस्टेड चेन होती है वो राइट हैंडेड भी हो सकती है और लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकती है। अगर ट्विस्टेड चेन जो राइट हैंड होगी तो उसमें उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है और उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्टीरिक हिंड्रेंस पाई जाती है वो भी कम होती है, इसलिए राइट हैंडेड स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप के दरमियान वो हेलिक्स एक्सिस के पैरेलली ओरिएंटेड होता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो फर्दर 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ को कवर अप करता है लॉन्ग द स्पाइरल। This is because one turn of the spiral include 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। इसलिए होता है क्योंकि एक स्पाइरल के अंदर 3.6 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अमीनो एसिड चेन की जो एक स्पाइरल टर्न होती है उसमें 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। उसके बाद अमीनो एसिड चेन के साथ जितने भी अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो स्पाइरल के आउटवर्ड ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि स्पाइरल के अंदर इतनी जगह स्पेस नहीं होती, इसलिए वो आउटवर्ड ओरिएंटेड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है बीटा प्लेटेड शीट्स। इट हैज़ लीनियर चेन्स स्टाक वन अबव द अदर में इन सेम और डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें हमारे पास लीनियर चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टाक हुई होती हैं। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सेम चेन में भी पाई जा सकती है जो फोल्ड बैक हुई होती है, और उसके बाद डिफरेंट चेन्स में भी पाई जा सकती है। अगर सेम चेन में होगी तो उसको हम कहेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वो डिफरेंट चेन्स में होगी तो उसको कहेंगे इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। ऐसा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए प्रोटीन चेन में काफ़ी सारे यूटर्न्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस यूटर्न स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर टाइप ऑफ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। उसके बाद और डिफरेंट फीचर्स हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल एंड amino entities lies in the plane of the sheet। कार्बोनाइल और अमीनो ग्रुप के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो प्लेन ऑफ द शीट के अंदर ही लाई करता है। और इसके बाद द अमीनो एसिड अल्काइल ग्रुप्स आर फाउंड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द शीट एंड विद इन अ गिवन बैकबोन सेगमेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम पोजीशंस। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो भी प्लेन ऑफ द शीट के ऊपर या नीचे ही लाए करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड सेगमेंट्स।
इसमें ये हमें बताया गया है कि बीटा प्लेटेड शीट्स जो होती हैं, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, वो इंटायरली किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में पाया नहीं जाता, बल्कि कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं प्रोटीन के जिनमें अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर सिर्फ उन्हीं प्रोटीन पोर्शन में पाया जाता है जहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स का साइज़ स्मॉल होता है। जहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स का साइज़ बड़ा होता है वहाँ पर ये दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स का बड़ा साइज़ इन दोनों स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। प्रोटीन का वो पोर्शन जहाँ पर ना ही अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो और ना ही बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो, ऐसे पोर्शन को हम अनस्ट्रक्चर्ड सेगमेंट कहते हैं। दिस डेजिग्नेशन इज समवट ऑफ अ misnomer because all molecules of a given protein exhibit identical unstructured segments. An unstructured protein segment is a protein secondary structure that is neither an alpha helix nor a beta pleated sheet. Hello, my name is Munib Anwar. I am from BS Chemistry 4A. My registration number is Chem 074. I am here to discuss tertiary structure of proteins. So let's start. Tertiary protein structure is the overall three-dimensional shape of protein that results from the interaction between amino acid side chains that are widely separated from each other within a peptide chain. बेसिकली ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है, और इसमें भी यही बताया हुआ है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो मिलेंगे, अमाइनो एसिड की चेन्स मिलेंगी, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। अ गुड एनालॉजी फॉर द रिलेशनशिप अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज़ दैट ऑफ अ टेलीफोन। अब इस पूरी पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि अगर हम एक टेलीफोन की एग्जांपल ले लें तो सिंपल उसकी जो वायर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, अगर उसको सिर्फ कॉयल कर दिया जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल होगी, और जब हम उसको एकदम इकट्ठा कर देते हैं तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल बन जाती है। तो इसमें बस यही बताया हुआ है, इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर 4 टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस। अब वो बता रहा है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से वो इंटरेक्शंस हैं जिनकी वजह से ये जो है ना वो बनते हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्टेबलाइजिंग बॉन्ड, 4 किस्म के हैं। कौन कौन से? कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस यानी कि साल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ये SH बॉन्ड साइटोसिन रेजिड्यूज जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है SS के दरमियान, उसको कहते हैं SH बॉन्ड। इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को हम साल्ट ब्रिजेस भी कहते हैं। इनके अंदर आल्सो इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन एन एसिडिक साइड चेन एंड बेसिक साइड चेन। इनके अंदर एसिडिक और बेसिक के दरमियान मतलब रिएक्शन होता है और वो साल्ट ब्रिजेस बन जाते हैं। साइड चेन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड एट द एप्रोप्रिएट pH कैरी चेंजेस with the acidic side chain being negatively charged and the basic side chain being positively charged. Such side chain charges occur when a COOH और COO negative group, अब वो बता रहा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ग्रुप जब वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो उसके बाद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पैदा हो जाएंगी। उसके बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिलेटिवली वीक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की निस्बत हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो वीक होते हैं, आसानी से जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं। कोई pH में चेंज कर दो, टेम्परेचर में चेंज कर दो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आसानी से डिसरप्ट हो जाते हैं। अब नीचे फिगर दी हुई है, उसके अंदर भी डिफरेंट इंटरेक्शंस दिखाई हुई हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के ऊपर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन रिजल्ट्स व्हेन 2 नॉन पोलर साइड चेन। ये तब बनती हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जब 2 जो नॉन पोलर चेन है ना वो आपस में इंटरेक्ट करें। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो पोलर आर ग्रुप हैं वो बहुत से पोलर आर ग्रुप आउटवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की
उसके उलट और बहुत से उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, वाटर की तरफ। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं। दी अट्रैक्टिव फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, इनको हम लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। although hydrophobic interactions are weaker than hydrogen bonds। अब ये कह रहा है कि ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा जो है ना वो वीक हैं। कहता अलबत्ता ये उससे वीक हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी फोर्स होती है जिन प्रोटीन को जोड़े रखती है, ये उनसे कुछ बेटर होते हैं। देयर कम्युलेटिव इफेक्ट कैन बी ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड दैन द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिर भी कुछ निस्बत ये बेहतर होती है। उसके बाद 1959 में अ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा 1959 में जो है ना अपना स्ट्रक्चर्स प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन हुआ था। द डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व मायोग्लोबिन अ conjugated protein whose function is oxygen storage in muscle tissue shows myoglobin tertiary structure. It involves a single peptide chain amino acid with numerous और helix segments within the chain। अब यही बताया हुआ कि 1959 में जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरियाफ्त हुए थे वो कौन कौन से थे। तो बस मेरा यहीं तक था, इससे आगे सलमान आपको मज़ीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा यासीन है और मैं बीएस केमिस्ट्री 4A का स्टूडेंट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 059 और मेरे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हैं वो हैं 3, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और तीसरा है प्रोटीन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। The globular protein hemoglobin transport oxygen from the lungs to tissues. Its tertiary structure was shown in the figure. It is a tetramer with each subunit also containing a heme group, the entirely that binds oxygen. With 4 heme groups present, a hemoglobin molecule can transport 4 oxygen molecules at the same time. तो इसमें बता रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है ये है एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होती हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन वो होती है जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल हो, मतलब जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग हो। पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई चेन जो होती है वो होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है लंग्स से टिश्यूज़ में। इसका टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर डिस्कस कर दिया गया है। तो ये टेट्रामर है, मतलब 4 मोनोमर से बन के मिल के बना हुआ है, 4 मोनोमर से मिल के बना हुआ है, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स विद ईच सब यूनिट आल्सो कंटेनिंग अ हीम ग्रुप। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा की, हर एक के अंदर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हीम ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। With 4 heme groups present, a hemoglobin molecule can transport 4 ऑक्सीजन, यानी कि एक जो हीम ग्रुप है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जो 4 हीम ग्रुप होंगे वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन को, लेकिन एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट है वो 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे एट द सेम टाइम। ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। एक हीम ग्रुप दिखाया गया है जिसके सेंटर के अंदर फेरस आयन है, फेरिक आयन नहीं है, फेरस आयन है। फेरस आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है मायोग्लोबिन। ये भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। तो इसका फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को स्टोर करना है मसल सेल के अंदर, मसल फाइबर्स के अंदर ऑक्सीजन की स्टोरेज जो है। इसका टर्शरी स्ट्रक्चर भी ऊपर डिस्कस कर दिया गया है। मायोग्लोबिन इज़ अ मोनोमर वेयर एज हीमोग्लोबिन इज़ अ टेट्रामर, यानी कि मायोग्लोबिन जो है वो एक मोनोमर है, हेमोग्लोबिन 4 मोनोमर से बन के बना हुआ मिल के बना हुआ है, इसलिए उसको टेट्रामर कहा जाता है। मायोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ सिंगल पेप्टाइड चेन एंड अ हीम यूनिट एंड हीमोग्लोबिन हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 4 हीम यूनिट्स। तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद बता रहे हैं कि
एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कैरिड बाय 1 मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मायोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करता है, जबकि एक होमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स करता है कैरी। The tertiary structure of single polypeptide chain of myoglobin is almost identical to the tertiary structure of each subunit of hemoglobin। यानी कि जो मायोग्लोबिन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो हेमोग्लोबिन के एक सब यूनिट के टर्शियरी स्ट्रक्चर ये जो है इसके सिमिलर ही है। तो मायोग्लोबिन की जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी ज़्यादा है हीमोग्लोबिन की निस्बत से। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन अकर्स रेडियली। तो ये तेज़ी से होती है ट्रांसफ़र जो है, क्योंकि मॉलिक्यूल मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी जो है बाइंड करने की वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल सर्व्स एज द रिजर्व ऑर्गन स्टोर्स फॉर वर्किंग मसल्स व्हेन देयर डिमांड फॉर ऑक्सीजन एक्सीड्स दैट विच कैन बी सप्लाइड बाय होमोग्लोबिन। ये भी सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन क्लासिफिकेशन के बारे में, कि प्रोटीन्स जो है वो रोल्स प्ले करता है तकरीबन सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। तो इनकी फंक्शंस की जो डाइवर्सिटी है वो बाकी बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत है इनके फंक्शंस की ना। तो दे फंक्शंस की डाइवर्सिटी क्या है, 3 चीज़ें उसमें बताई हुई हैं कि देयर एबिलिटी टू बाइंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गली टू देमसेल्व्स, कि अपने साथ इनके मॉलिक्यूल्स की बाइंड होने की जो एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग है। their ability to bind other proteins to form fiber-like structures, their ability to bind and become integrated into the cell membrane। तो ये 3 जो हैं बेसिकली बताती हैं डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस exhibited by proteins। protein structure and the color of meat। The meat that human eats is composed of primarily of muscle tissues। मतलब जो गोश्त खाते हैं वो मसल टिश्यू से मिलकर बना होता है, और मसल टिश्यूज़ के अंदर 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं मेजर, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, रोड लाइक होता है, 2 अल्फा हेलिकल चेन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, और 2 प्रोटीन हेड्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हेड होते हैं, जो चेन्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के हेड बने हुए होते हैं। तो ये जो हेड पोर्शन है ये एक्टिन के साथ अटैच करता है, और नीचे बताया हुआ है ये एक्टिन के बारे में है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये है एक्टिन का, कि जो हेड्स हैं मायोसिन के वो इनके साथ अटैच होते हैं। ये बेसिकली होती है हमारे मसल्स के अंदर होती है, मसल फाइबर्स के अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो उसके बाद है कैटालाइटिक प्रोटीन। Catalytic proteins are probably best for their role as a catalyst। ये प्रोटीन्स की टाइप बताई हुई हैं, तो इनको मैं सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैटालाइटिक प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो होती हैं कैटालाइटिक प्रोटीन्स की बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो उसके बाद आ जाता है डिफेंस प्रोटीन्स। डिफेंस प्रोटीन्स में एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबिन्स आ जाती हैं, जो कि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम में फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, कि जो बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है उसको चेक करना, उसको इनगल्फ करना अगर डेंजरस है, वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये जो अभी हम पढ़ के हटे हैं, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का फंक्शन है। तो इस तरह की और भी प्रोटीन्स होती हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह की जो प्रोटीन्स होंगी उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। मैसेंजर प्रोटीन्स क्या होती हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स होते हैं। तो जिस तरह इंसुलिन है, इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो होता है उसको मेंटेन रखती है। अगर हाई है तो वो मैसेंजर का फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसको लो करेगी, और अगर लो है तो उसको हाई करेगी, मतलब बैलेंस मेंटेन करेगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स अभी हम पढ़ के उठे हैं ऊपर, ये एक्टिन और मायोसिन्स आर द एग्जांपल ऑफ सच प्रोटीन। Human reproduction depends on the movement of sperms. Sperms can swing because of long flagella made up of contractile proteins।
स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो होती हैं जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिस तरह collagen is a component of cartilage and alpha keratin gives mechanical strength as well as protective covering to hair, fingernails and some animal shells. उसके बाद है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं और चेक करती हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन को पास थ्रू करना है सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड, और लार्ज मॉलिक्यूल्स को नहीं करना। स्टोरेज प्रोटीन्स क्या होती हैं? स्टोरेज प्रोटीन्स भी हम अभी पढ़ के हटे हैं, जिस तरह मायोग्लोबिन है। अच्छा, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन, यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एंड द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन इज़ ऑक्सीजन स्टोरेज। मतलब मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करती है और जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में।